मेरी स्क्रीन भी आप तक पहुंचने वाली है। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई हो तो बता दो। जी सर, हो गई। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लेक्चर नंबर 9 हम लोगों ने जाते जाते स्टार्ट कर दिया था पिछली आखिरी क्लास में, एंड इट इज़ फोरियर एनालिसिस। फोरियर एनालिसिस में हम लोगों ने कहा था कि जनाब फोरियर साहब ने अर्ज किया था कि दुनिया का हर सिग्नल जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, और फिर इनकी बात को हमने दुरुस्त माना था कि हाँ ठीक है, आप कहते हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो फिर उन्होंने कहा था उसके अपने थ्योरी के उन्होंने औसाफ गिनवाए थे कि जनाब ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ये हमारे इंजीनियर्स के लिए जो एलटीआई सिस्टम होता है उसके लिए आइजन फंक्शन के तौर पर बिहेव करता है। आइजन फंक्शन का मतलब था ऐसा फंक्शन, एक ऐसा इनपुट जो एलटीआई सिस्टम से बगैर मॉडिफाई हुए तो ऐसे ही साबुत गुजर जाता है, सिर्फ ये कि उसका एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होता है। तो इन्होंने इसके औसाफ गिनवाए थे, तो हम लोगों ने कहा था हाँ भाई ठीक है बिल्कुल। और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी एलटीआई सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें पता हो उसकी आउटपुट हम लोग ये देखिए, ये रही बाई ऑफ टी, आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। ये आइजन फंक्शन है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, और सिर्फ हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। देयर इज नो कॉन्वोल्यूशन। अमेजिंग बात ये थी कि कॉन्वोल्यूशन नहीं करनी पड़ेगी, आउटपुट मिल जाएगी और कॉन्वोल्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे कि अच्छा कॉन्वोल्यूशन से जान छूट जाएगी, तो ऐसा सिग्नल देखने बजाय हम कंसीडर करें कि हर सिग्नल यूनिट इम्पल्स से मिलकर बना है। हम लोग नाउ व्हाई नॉट कंसीडर दैट एवरी सिग्नल हैज बीन कंपोज्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, है ना। बंद कर दो, जिसका माइक खुला रह गया प्लीज बंद कर लें। तो हम यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। हम लोगों ने कहा था कि बात का आगाज़ करें, काम की बात का आगाज़ करते हैं। सीटी हो चाहे डीटी हो, हमें फोरियर सीरीज अप्लाई करना आना चाहिए। और पिछले ही सेमेस्टर तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड ट्रांसफॉर्म को जो मैथमेटिक्स में कोर्स पढ़ा था उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत बखूबी आप लोगों ने निकाली थी, और अंधाधुंध निकाली थी। पता भी नहीं था कि क्या है उसकी इम्पोर्टेंस, क्या है उसकी एप्लीकेशन, क्या है। तो आपको एप्लीकेशन उसकी पता चलने वाली है अब इस कोर्स में, यहाँ सिग्नल एंड सिस्टम में। तो सीटी सिग्नल हो तो हम लोग फोरियर, सॉरी माफ करना, पीरियोडिक सिग्नल हो तो हम लोग फोरियर सीरीज निकाला करते हैं, और फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। काम की बात की तरफ आते हैं, तो यहाँ से आगाज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ये फोरियर की पहली थ्योरी थी, उन्होंने पेश की थी। उन्होंने कहा था दुनिया का हर सिग्नल जो है वो साइन और कोसाइन से मिलकर बना है। जो साइनोसॉइडल फंक्शन है ये दुनिया का बेसिक तरीन फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सिग्नल हो, वो इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, या एज अ होल अगर कहें तो साइनोसॉइडल फंक्शन से मिलकर बना है। तो ये उनकी पहली थ्योरी थी। बाद में फिर इन्होंने मॉडिफाई करके कहा था कि भाई नहीं, दुनिया का हर सिग्नल जो है ना वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, क्योंकि साइन में और कोसाइन में भी तो दो एक्सपोनेंशियल होते हैं, है ना। Any periodic non-sinusoidal waveform can be decomposed into its constituent components using a mathematical tool, that is Fourier series। और वो Fourier series ही any periodic signal x of t, सिग्नल का पीरियोडिक होना जरूरी है Fourier series के लिए। any signal x of t with time period, इसका जाहिर है finite time period हो t नॉट, and fundamental frequency f नॉट can be expressed as। तो ये आ रही है एक क्लिक पर Fourier की पहली थ्योरी, ये आ गई इस प्रकार। तो ये है वो सिग्नल जो पीरियोडिक है और नॉन साइनोसॉइडल है। इसके अंदर इज इक्वल टू, इसके अंदर कोई डीसी कंपोनेंट है, ये कांस्टेंट है। डीसी कंपोनेंट में भी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, एंड प्लस अ लॉट ऑफ, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बहुत सारे कोसाइन, बहुत सारे क्या, इनफाइनाइट कोसाइंस जिनका मैग्नीट्यूड है एन। फिर मे बी कंपोज्ड ऑफ लॉट ऑफ साइंस, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो ना, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब टिल इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है इसके अंदर इनफाइनाइट साइन वेव्स भी हैं। और आप सबको पता है कि साइन हो या कोसाइन हो, इसके अंदर दो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं। तो इसके अंदर भी दो एक्सपोनेंशियल, इसके अंदर भी दो एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब है कि फोरियर को अपनी थ्योरी बहुत जल्दी रिवाइज करनी पड़ी थी। यस, एंड इट इज़ ट्रू। जब इसने फोरियर ने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का आइडिया पेश किया था, तो बहुत जल्द उसको अंदाज़ा हो गया कि यार साइन और कोसाइन में भी तो में इनसाइड देयर आर टू एक्सपोनेंशियल्स। तो फिर उसने फ़ौरन मॉडिफाई किया था बहुत थोड़े अरसे में, 1 साल के अंदर अंदर ही, कि ये
तो आप इसको और आसान कर सकते हैं कि अगर आप लिखते हैं कि दुनिया का हर सिग्नल साइनोसॉइड से नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है। अच्छा खैर, अभी जरा इसका फार्मूले की बात कर लेते हैं। ए नॉट का मतलब है एक एवरेज वैल्यू, एक डीसी वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू, है ना। और ए एन बी एन जो है ये दोनों कोफिशिएंट्स हैं इन कोसाइंस के, इन साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट्स हैं, उनके एम्पलीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सिंगल ज़ाहिर है ऑब्वियसली नहीं होंगे, एन पर डिपेंडेंट होंगे। उसी तरह एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, उनके मैग्नीट्यूड्स मिलते चले जाएंगे। ओमेगा नॉट हमें दोनों जगह नजर आ रहा है। ओमेगा नॉट का मतलब है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो इससे रेलिवेंट है, विच इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट। तो थोड़ा सा याद दहानी करा दूं, मैथमेटिक्स में भी और शायद पिछली क्लास में भी हमने अर्ज किया था कि एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं पिछली क्लास में नहीं, एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की जिसके फिर मल्टीपल्स होते हैं। यानी अगर 50 हर्ट्ज मिनिमम है तो फिर 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड सो ऑन अप टिल इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो ये वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड में, जिसको हम लोगों ने यहाँ एफ नॉट कहा था ना, ये हर्ट्ज में थी। 2 पाई से मल्टीप्लाई करते तो हमें उसको रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और जब हम उसको देखिए, यहाँ एन से मल्टीप्लाइड है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये एन ओमेगा नॉट जो है ये हार्मोनिक्स कहलाते हैं। यानी वो जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स, होल नंबर के मल्टीपल्स। यानी एन की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 के बाद 2 ही आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 1.5 नहीं, 3.9 नहीं, 2.7 नहीं एंड सो ऑन। फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती, ये होल नंबर्स होते हैं एन। तो ये उसके हार्मोनिक्स कहलाते हैं। नाम तुम लोगों को बताना था, ये हार्मोनिक्स कहलाते हैं। और इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए फोरियर ने अलग अलग फार्मूले दिए थे। ए नॉट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस ए नॉट को 1/t नॉट इंटीग्रल फॉर वन टाइम पीरियड। जब अपर लिमिट नहीं लिखी होती ना, सिर्फ लोअर लिमिट होती है, इसका मतलब है कि ये एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पीरियोडिक सिग्नल है उसका टाइम पीरियड। तो वट एवर जो भी सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये उसका टाइम पीरियड है। ये गलती से डी एक्स हो गया, इट इज़ डी टी, क्योंकि मैंने मैथ्स की बुक में से लिया था, तो वो रवानी में मैं डी टी के बजाय डी एक्स लिख गया, तो उसको माइंड नहीं करना, ये डी टी है। इसी तरह ए एन यानी कोसाइन के कोफिशिएंट्स निकालने के लिए हम उसी फंक्शन को कोसाइन से मल्टीप्लाई करके एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो ना, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यू हैव टू यूज दी बाई पार्ट्स फार्मूला, तो मुश्किल में आ जाएंगे। इसी तरह बी एन के लिए भी फार्मूला था। बी एन के लिए उसी फंक्शन को हम साइन से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो वी फाउंड बी एन। तो यार 3 अलग अलग फार्मूले इस्तेमाल करने पड़े थे, तो थोड़ा सा से कॉम्प्लेक्स था इसका फोरियर सीरीज। तो उसने फिर बाद में मॉडिफाई किया था कि बजाय इसके कि आप अलग अलग साइन और कोसाइन में ब्रेक करें, क्यों ना कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर लें। तो बाद में इसे, अच्छा खुशकिस्मती से ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज हमारे कोर्स में बहुत सिर्फ इंट्रोडक्टरी 1-2 सवाल सॉल्व किए हुए हैं बुक में, तो वो ख़ास नहीं है। लिहाजा हम लोग आते हैं काम की चीज़ पर जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, एंड दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो अब पिछली क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज थी, उसके लिए ये फार्मूला ज़रा कठिन सा फार्मूला था। अब देखिए कितनी ज़िंदगी आसान होती है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, तो ये फिर मॉडिफाई किया था फोरियर ने कि नहीं ये यार दुनिया का हर सिग्नल जो है ना वो साइनोसॉइड से नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है। तो फिर फार्मूला भी उन्होंने फोरियर सीरीज का मॉडिफाई किया। इट्स बेसिक फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल ऑफ द फॉर्म ई रेज़ टू द पावर जे एक्स। अगेन मैंने एक्स लिखा है क्योंकि मैथ्स की बुक में से लिया था, लेकिन हम क्योंकि फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, तो दिस इज ई रेज़ टू द पावर जे टी। सो ये क्योंकि तुम लोग फेमिलियर से हो एक्स से, तो इन मैथ्स में हम लोग इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एक्स वेरिएबल यूज़ करते आ रहे हैं, तो मैंने नहीं मॉडिफाई किया था उसको टी कि मैं ज़बानी बता दूंगा, ज़बानी बता दिया करता हूँ क्लास में। खैर, इंटीग्रेशन देखो कितनी आसान हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ 2 फोरियर कोफिशिएंट्स ए एन और बी एन अलग अलग निकालने के, अब हमें एक ही कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। एक तो इंटीग्रेशन यूँ आसान हो गई, बजाय इसके कि आप अभी पिछले पेज पर आपने ए एन और बी एन के फार्मूले देखे, खौफनाक फार्मूले थे, बाई पार्ट्स वगैरह अप्लाई करना पड़ता। और चलो बाई पार्ट्स अब भी अगर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप खुद सोचो, एक फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
आपको पता है ये अपना ही इंटीग्रल भी होता है, ये अपना खुद ही डेरिवेटिव भी होता है। तो इंटीग्रेशन एक तो वहाँ आसान हो गई, दूसरा ये कि दो के बजाय आपको एक का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि सिग्नल जो है वो जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि नाइदर फंक्शन है। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालते हुए हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि सिग्नल इवन है तो कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं, ऑड है तो कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। इसमें आपने अंधाधुंध बस सी एन निकाल देना है। और मैथ्स में तुम लोग, मुझे पता है ये करके आ रहे हो, सर तला एहसन ने भी मुझे ब्रीफ कर दिया था कि मैथ्स में अभी पिछले ही सेमेस्टर इन लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी और तुम लोगों ने सर तला एहसन से ही पढ़ी होगी या जिससे भी पढ़ी, इट डजेंट मैटर। लेकिन पिछले सेमेस्टर वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म में ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके, सी एन आप लोग वहाँ कैलकुलेट कर चुके और वो फार्मूला था ये। अब मैंने टी में मॉडिफाई कर दिया है, वहाँ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स होता था, अब हमने एक्स ऑफ टी कर दिया। एक्स ऑफ टी ये वही डीसी वैल्यू है, कांस्टेंट है। और अब देखिए इंटीग्रेशन की जो रेंज है, जो लिमिट्स है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। मैं पिछले पेज पर वापस जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ जो नहीं ध्यान दिया होगा ना इसको, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ जो रेंज है 1 से इन्फिनिटी है, यानी फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव है। जबकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज नेगेटिव भी है, क्योंकि जब आप के की वैल्यू फॉर एग्जांपल -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये ओमेगा नॉट माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी। एंड सो दैट इट यील्ड्स डबल साइडेड स्पेक्ट्रम। तो जो हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें ना सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी बल्कि उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, तो स्पेक्ट्रम डबल साइडेड बनेगा। तो इट विल यील्ड अ डबल साइडेड स्पेक्ट्रम, आई मीन स्पेक्ट्रम, वेयर ए के इज केथ, ये वही है उसका हार्मोनिक है, केथ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है। और ए के निकालने के लिए आपको एक फार्मूला, और आमतौर पर मैथ्स में, हाँ याद आया, मैथ्स में इसको सी के भी कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ सी एन लिखा है तो इसको सी के भी कहते हैं, तो आप इसको सी के भी बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ हमने ए नॉट लिखा था तो ये उसी कंटिन्यूटी में ए के कहलाता है, क्योंकि ए की वैल्यूज के की वैल्यूज आप -इन्फिनिटी -1 यानी फॉर एग्जांपल -10 -9 -8 -7 -1 के बाद ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, तो वो सीरीज की तरह बनती है ना। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मैथ्स की बुक में इसको सी एन कहा जाता था, तो इसको भी सी नॉट कर लें तो ये सी एन हो जाएगा। तो मैंने ए ही रहने दिया भाई। तो ए के निकालने के लिए आपको ये अब देखो ना, बाई पार्ट तो शायद यहाँ भी लगाना पड़े, लेकिन ये फंक्शन अपना ही इंटीग्रल होता है, अपना ही डेरिवेटिव होता है, तो काम आसान हो जाएगा, है ना। और ये वो फंक्शन है गिवन जो हमें दिया जाएगा, जिसकी हमें फंक्शन दिया जाएगा तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ दिया हुआ होगा तो आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा। लेकिन सर मैं आपके सर जो है वो ग्राफ भी दिया करते हैं और फार्मूला भी, मैथमेटिकल फार्मूला भी। ग्राफ इसलिए कि उससे लिमिट पता चल जाती है आपको कि ये जो इंटीग्रेट करना है वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। लेकिन फिर भी मुझे अफसोस दुख इस बात का है कि ग्राफ वगैरह देने के बावजूद भी आपके सीनियर्स जो गुजरे हैं वो लिमिट कभी कभार गलती कर जाते हैं, और गलती करते ही दोजख के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मतलब आप तो पास आउट हो गए लोग। तो मैं सर तला एहसन को भी कहता हूँ कि सर दोनों चीज़ें दें, फार्मूला भी दें और ग्राफ भी दें। अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से सुन रहे हैं, सुन से मरा क्या वो घर जाके बाद में पढ़ते तो है नहीं। खैर अभी तो तुम लोग घर पर ही हो, जाहिर है पिछला लेक्चर मुझे पता है ये कि किसी ने पलट के देखा तो नहीं होगा, हालांकि वीडियो लेक्चर मौजूद है। एक दफ़ा छुट्टियों में, ईद की छुट्टी में सुन ही लेते, सर की आवाज़ ही सुन लेते। खैर, तो लिमिट हम लोग देते हैं, वो ग्राफ हम लोग देते हैं ताकि ये लिमिट अप्लाई करने में आसानी हो। अच्छा सर एंड जी बोलिए। सर आपके माइक में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। या डिस्टॉर्शन नहीं, ये हमारे सर पे जो पंखा चल रहा है ना ये नॉइजी है, तो हमारा माइक बड़ा सेंसिटिव है, तो उसकी वजह से ये सुबह की क्लास में भी ये प्रॉब्लम थी। अब देखो ना गर्मी इतनी है कि हम पंखा बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक और बात भी करनी थी। 5-6 बातें कर लें, बोलिए। सर वो आपने दूसरा क्विज लिया था एक, यार इस वक्त तो क्विज की बात कहाँ से आ गई, अभी तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उससे आपने रेलिवेंट बात करो ना। आया नहीं था उस वक्त से, मैसेज किया तो फिर अभी इंटरप्ट हो गया तो मैं कहा मैं भी बात कर लूं आपसे। अच्छा चले, वो चीमा साहब बोल रहे हैं ना?
जी जी सर। हाँ मैंने वो आपसे बात करेंगे बाद में। ठीक है कोई ठीक। बात नहीं, वो तुम्हारा नुकसान मैं नहीं होने दूंगा, मैं कोई कंडक्ट कर लूंगा, वो फिक्र नहीं करो। लेकिन अभी बाद में बात करेंगे ना, अभी तो ज़रा कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि एवरेज वैल्यू ए नॉट जो है उसके लिए एक तो शॉर्टकट ये है कि जो ए के निकाल लो, ये जो ए के हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे उसमें के की जगह 0 पुट कर दो तो वो ए नॉट हो जाएगा। लेकिन गलती हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ए नॉट का जो फार्मूला था ना वही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट नहीं होता। ए नॉट के लिए क्या करते हैं, के की जगह 0, देखो के की जगह यहाँ 0 पुट करोगे, ये हो जाएगा एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 1, ये गायब हो जाएगा और फार्मूला सिर्फ रह जाएगा ए नॉट का 1/t0 इंटीग्रल फॉर t0 एक्स ऑफ टी डी टी बस। तो ये गलती अक्सर आप एक आध दफ़ा आपके सीनियर्स ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा शॉर्टकट निकालते हैं, सर ने तो कहा था ना के की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो जो ए नॉट निकाला, जो ए के निकाला उसी में 0 पुट कर दिया, पता चला इन्फिनिटी हो गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि फंक्शन इतना मनहूस आ जाता है ए के का कि उस पर के की वैल्यू 0 पुट करने पर या तो 0 हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा। अक्सर इन्फिनिटी जो है वो हो जाया करता है। फर्ज करो ना ए के की वैल्यू आ जाती है 1/k, आप के की जगह 0 पुट कर लो तो 1/इन्फिनिटी जो है वो सॉरी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब आप इसमें 0 पुट करने करेंगे तो बाज़ औक़ात फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। इसलिए ए नॉट के लिए उसका फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे शराफत से। वैसे आप कहेंगे फिर फ़ायदा क्या हुआ, ए नॉट अगर ए के से निकालना है तो फिर हम जब ये शॉर्टकट अप्लाई करने जाएंगे ना तो फिर हम लोग लिमिट पुट करते हैं, यानी वो लिमिट की वैल्यूज पुट करते हैं कि जब आपने 0 पुट करना है तो फॉर एग्जांपल 1/t, हमारे पास 1/t फार्मूला आ गया है ए के का, तो 1/k फार्मूला आ गया, तो आप के की जगह 0 पुट करेंगे तो फिर आपको लिमिट यानी नॉट एग्जैक्टली के इज इक्वल टू 0, फिर हम कहते हैं टेंस टू 0। वो जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना मैथ्स में कि नहीं एग्जैक्ट नहीं बल्कि टेंस टू 0 या टेंस टू इन्फिनिटी वाली, तो फिर वो इस्तेमाल करते हैं। फिर आप कहेंगे उसमें लॉपिटल रूल और वो, इसलिए बेहतर है मेरे भाई, सर की बात मान लो कि एक नॉट निकालने के लिए अलग से फार्मूला यूज करते हैं ना, वो आसान है। ठीक है, लिमिट विमिट पर पुट करने जाओगे, लॉपिटल रूल गलत अप्लाई कर दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे शॉर्टकट के चक्कर में। अच्छा, बिकॉज ऑफ द आइजन फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ई रेज़ टू द पावर j ओमेगा वी विल यूजुअली यूज द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल यही वाला फार्मूला यानी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज ही इस्तेमाल करते हैं कि कोई सिग्नल है जो पीरियोडिक है उसको हम लोग कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो है वो आइजन फंक्शन है LTI के लिए। तो हमें क्या करना होगा, कुछ कहना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना माइक बंद कर लें प्लीज। ओ भाई, अम्मी पिटाई लगा रही है फिर भी माइक खुला हुआ है। खैर, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आइजन फंक्शन होता है और आइजन फंक्शन LTI सिस्टम से बगैर मॉडिफाई हुए पास हो जाता है। अ कंसीक्वेंस ऑफ दिस, इसका नतीजा ये होता है कि दैट वी नीड टू इंक्लूड टर्म्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये जो अभी मैंने ऊपर कहा था ना, डबल साइडेड स्पेक्ट्रम मिलता है क्योंकि लिमिट में नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी आ जाती हैं। तो बस खमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि उसमें हमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को भी, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को भी कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बजाय हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालते तो उसमें तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं। पिछले पेज पर आपने अभी देखा था, मैंने लिमिट दिखाई थी 1 से लेकर इन्फिनिटी थी। तो बस जब काम थोड़ा सा यहाँ आसान करोगे तो फिर यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डबल साइडेड कंसीडर करना पड़ेगा। खैर, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, मतलब वो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है डबल साइडेड स्पेक्ट्रम, क्योंकि जब आप उसको पुट करेंगे के की जगह पर पॉजिटिव तो ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए ई रेज़ टू द पावर माइनस, यानी के की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो असल में तो फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो फोरियर सीरीज हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ रहे हैं उसके लिए हमें दो मेन फार्मूले
की जरूरत होती है, वो एक मिनट, हमारे पास होता है कोई पीरियोडिक सिग्नल टाइम डोमेन में, फोरियर सीरीज के जरिए हम लोग उसके कोफिशिएंट्स निकालते हैं। और ये बाई डायरेक्शनल एरो का मतलब है अगर आपके पास कोफिशिएंट्स हो तो इनवर्स फोरियर के जरिए आप वो सिग्नल दोबारा हासिल कर सकते हैं। अगर ये बाई डायरेक्शनल ट्रेवल मुमकिन है तब तो आपने फोरियर सीरीज बिल्कुल सही निकाली है। ए भाई जरा शोर नहीं करो, क्लास हो रही है। मेहमान आए हुए बच्चे हमारे बहुत सारे ना, तो ये मेन फार्मूला है जो अभी पिछले पेज पर गुजरा है हमारे सामने कि सिग्नल हमें एक्स ऑफ टी दिया होता है और इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट करते हैं। ये इक्वेशन एनालिसिस इक्वेशन कहलाती है, फोरियर एनालिसिस है। और अगर हमारे पास देखो कोफिशिएंट्स ए के ऑलरेडी मौजूद हो, हमने कैलकुलेट कर लिए हो और सही कैलकुलेट किए हो, तो इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करके आप सबको सम कर लें तो वही सिग्नल वापस मिल जाएगा। ये कहलाती है सिंथेसिस इक्वेशन। तो अगर तो हमने ए के सही निकाला है तो ऊपर वाली सिंथेसिस इक्वेशन से हमें वो सिग्नल वापस मिल जाएगा जो टाइम डोमेन में होगा। इसीलिए हम लोग ए के को कहते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें रहनुमाई करते हैं कि उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी शामिल है और उनके मैग्नीट्यूड क्या है, और ये तो हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है। तो ये बाई डायरेक्शनल जब ट्रेवल करेंगे तो हम टाइम डोमेन में तो हमें सिग्नल मिलेगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें उसके कोफिशिएंट्स मिलेंगे, उनके मैग्नीट्यूड्स मिलेंगे। क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लिमिट में अभी हम लोग देख चुके हैं पिछले पेज पर। तो बस हमें ये चाहिए कि वो जो फ्रीक्वेंसीज है उनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, क्या हैं, उसके लिए हमें एक फार्मूला मिल जाता है इस तरीके से। इस तरह जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये कोफिशिएंट्स का फार्मूला मिल जाता है। और हमें मुझे पता है कि आप लोग पिछले सेमेस्टर अभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड ट्रांसफॉर्म में बहुत इस फार्मूले को कई दफा खा चुके हैं, अच्छी तरह मतलब सॉल्व कर चुके हैं। तो एनालिसिस इक्वेशन एंड सिंथेसिस इक्वेशन ये है फोरियर। तो सिंथेसिस तो हमारे खैर कोर्स में नहीं है, लेकिन हम लोग अभी आज एक सवाल करेंगे जिसमें हमें कुछ कोफिशिएंट्स, कुछ सारे नहीं, मतलब सारे से मुराद इनफाइनाइट नहीं, कुछ हमें कोफिशिएंट दिए होंगे तो हम उससे देखेंगे कि वाकई हम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। हमें कुछ 6, 7, 5 कोफिशिएंट दिए हुए होंगे और कहा जाएगा जरा टाइम डोमेन सिग्नल निकाल दो। आज ही करेंगे, फिक्र नहीं करें। अच्छा, अब आपको याद होगा कि ये जो मिस्टर इलर थे इन्होंने ये कहा था कि कोसाइन सिग्नल अगर हो के ओमेगा नॉट टी तो वो होता है ई रेज़ टू द पावर के ओमेगा नॉट टी प्लस ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी, यानी एक एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव एक एक्सपोनेंशियल नेगेटिव, इसको कोसाइन के अंदर डिवाइडेड बाई 2, और अगर साइन हो तो ये डिवाइड बाई 2j हो जाता है यहाँ पर, और ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। तो इसको देखते हुए, ईलर्स के फार्मूले को देखते हुए ही फोरियर ने अपना थ्योरी मॉडिफाई की थी और कहा था दुनिया का हर सिग्नल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, क्योंकि साइन हो या कोसाइन हो उसके अंदर भी तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स मौजूद हैं। सो दैट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का, तो ये एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल, इसमें से 2 हम लोग आज करेंगे और एक आपके लिए छोड़ देंगे। ये वाली 3.4 ये शायद आपके लिए छोड़ दिया जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा, ये जब तक मैं ये न्यूमेरिकल ना कराऊं जो अब आने वाला है तो इनको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको पता है ना, सॉल्व एग्जांपल्स बुक्स में बहुत स्टेप्स काट काट के लिखी होती हैं। तो इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा। हाउ डू वी फाइंड फोरियर कोफिशिएंट, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आएगा कि यार कोफिशिएंट्स हम लोग कैसे मालूम करेंगे। अगर हमें कोई सिग्नल दे दिया जाए, कोई पीरियोडिक सिग्नल दिया जाए और कहा जाए कि इसके फोरियर कोफिशिएंट्स निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे? आसान, सीढ़ी सीना बसीना चलते हैं। तो पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं कि हमें एक सिग्नल दे दिया जाए जिसके कंपोनेंट्स हमें पता हो। हालांकि हर दफा देखो ना, मेरा तुम्हारा वॉइस सिग्नल, अगर मेरा वॉइस सिग्नल है जो आप लोग सब सुन रहे हैं, तो खैर ये तो नॉन पीरियोडिक है, लेकिन अगर इसमें हमें ये तो नहीं पता कि सर के गले से जो आवाज़ निकल रही है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। या कोई सिग्नल हमें, फॉर एग्जांपल आप पीरियोडिक सिग्नल सुनते हैं, एम्बुलेंस का सायरन, एम्बुलेंस का सायरन जो है वो पीरियोडिक है, दायरे मुसलसल रिपीट करता है अपने आप को। तो उसके अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंटेंट है, कैसे पता चलेगा, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे पता चलेगा? वो यही सवाल है जो ऊपर रेड कलर में हमारे सामने लिखा हुआ है कि कोई पीरियोडिक सिग्नल हो तो उसके फोरियर कोफिशिएंट्स कैसे मालूम किए जाएं। तो एक आसान सवाल लेते हैं, जैसे हमें इस एग्जांपल में ये एक पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, इसके अंदर देखो नजर आ रहा है, मैथमेटिकल फार्मूला बता रहा है कि इसके अंदर एक कोसाइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड है,
इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसके अंदर एक साइन कंपोनेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 पाई रेडियन पर सेकेंड है और उसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो यहाँ तो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में पहले ही पता है फ्रीक्वेंसी जिसमें 4 पाई है और 8 पाई रेडियन पर सेकेंड है। हर्ट्ज में निकालना चाहें तो बस 2 से डिवाइड कर दें, 4 पाई को 2 से डिवाइड करोगे मतलब 2 पाई से डिवाइड करोगे तो 2 रेडियन 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इस 8 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दो तो 4 जवाब आएगा, यानी 4 हर्ट्ज। तो 2 हर्ट्ज ऑफ, तो हमें पता है, लेकिन जरा पहली सीढ़ी पर कदम रखा है ना हमने, तो इसको जरा ध्यान से एनालाइज करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, इसके टोटे टोटे करते हैं, इसका सीमा करते हैं, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये जो सिग्नल हमें दिया हुआ एक दफा तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब इस 4 पाई और 8 पाई के टुकड़े करते हैं। तो देखिए 4 पाई के टुकड़े करेंगे 2 पाई का मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाई 2 और 8 पाई को तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ये जो कलर सर ने चेंज किया ये है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, क्योंकि जब आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई एफ होता है ना, 2 पाई एफ। तो हमने इसके टुकड़े क्यों करे? इसलिए कि हमें फ्रीक्वेंसी, हम देखो ऊपर क्या कह रहे हैं, हम ऊपर कह रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट, ये फाइंड द फोरियर कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन सिग्नल। और उससे पहले जो ग्रैंड सवाल था हमारा कि हम फोरियर कोफिशिएंट्स कैसे मालूम करें। तो फोरियर कोफिशिएंट मालूम करने के लिए ना सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए बल्कि उसका मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर हिडन है वो भी मालूम होना चाहिए, है ना। तो अभी तो ये कोसाइन फॉर्म में है, कोसाइन फॉर्म में है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करेंगे तो वो जो अभी एलर्स वाले फार्मूले थे ना उससे रिप्लेस करते हैं। अच्छा, मैं जो तुम्हारा सवाल था, इस 4 पाई को हमने क्यों इसके हिस्से किया, वो इसलिए कि 4 पाई जो है वो फ्रीक्वेंसी जरूर है लेकिन रेडियन पर सेकंड में है, और आमतौर पर हम लोग रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी तो यूज नहीं करते हैं आम लाइफ में, हम लोग तो हर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं। तो 2 पाई इंटू एफ होता है, तो इस 4 पाई को अगर हम 2 पाई अलग कर दें तो बचा 2, ये फ्रीक्वेंसी आ गई हर्ट्ज में, इसलिए हमने यहाँ पर इसके टोटे किए हैं। अब ईलर्स का जो फार्मूला, तो ये देखो फ्रीक्वेंसी आ गई 2 हर्ट्ज एंड 4 हर्ट्ज। तो मैं कह रहा था जो सर ने कलर तब्दील किया है वो ये बताने के लिए कि ये जो 2 हर्ट्ज और 2 और 4 हैं ये असल में फ्रीक्वेंसीज हैं। ये साथ में सामने इसीलिए लिख दिया कि इस सिग्नल में 2 कंपोनेंट्स हैं जिनमें से एक फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की है और एक 4 हर्ट्ज की है। वैसे तो यहाँ से हमें, हम लोग तो इंजीनियर्स हैं ना, हमें तो पता ही है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड है और एक 8 पाई रेडियन पर सेकेंड है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ से। तो ये फ्रीक्वेंसीज आ गई, ये हमने नोट कर ली, एक 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, एक 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब एफ नॉट में जो लीस्ट छोटी तरीन फ्रीक्वेंसी है वो ये है, तो ये हो गई एफ नॉट। वो जो हम लोगों ने कहा था ना कि एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है फिर उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, तो ये है लीस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगली तो 4 हर्ट्ज है, वो तो ज्यादा है, इससे डबल है। तो हमने कहा कि ये है एफ नॉट हर्ट्ज। यूनिट के बगैर तो तुम्हें पता है सर को तो यूनिट्स का नशा है। तो 2 हर्ट्ज, इसका मतलब है इसको अगर इन्वर्ट कर दें तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक है। इन्वर्ट कर दिया 1/2, ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड्स। यूनिट के बगैर तो तुम्हें पता है कि सर बहुत बुरा मानते हैं। अच्छा, अब टाइम पीरियड मिल गया तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 2 पाई से इसको डिवाइड कर दो टाइम पीरियड को, तो हमें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, वो यही वाली 4 पाई। अभी देखो यही जवाब आएगा, 4 पाई आ गया, ये है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो एक थी 4 पाई, एक थी 8 पाई, तो छोटी कौन सी है, यही है, ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई। यूनिट के बगैर तो आगे जाना ही नहीं है, रेडियन पर सेकेंड। तो मेरे भाई यूनिट सब लोग जरूर लिखेंगे। तो 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं, रेडियन पर सेकेंड भी है, उसमें सेकेंड्स भी हैं और हर्ट्ज भी हैं। कहाँ क्या लिखना है, आप भी इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ। आप गलत लिखोगे मैं डिटेक्ट कर लूँगा, मैं कर गलती से कहीं गलत लिख दूँ तो आप उसको आइडेंटिफाई कर देंगे। सर, क्या बोलो बेटे, सर मतलब जो हमारे पास बोलो बोलो, कॉस के साथ जो आ रही थी, बहुत हल्की आवाज़ आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलो। सर जो कॉस के साथ आ रही थी वो हर्ट्ज में आ रही थी और साइन के साथ जो आ रही थी वो रेडियन में आ रही थी। नहीं बेटा, ऊपर देखो ना, कोसाइन में भी 4 पाई है और साइन में भी 8 पाई है, तो पाई से जहाँ भी 2 पाई से जहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो तो रेडियन पर सेकंड में होती है। तो ये भी 4 पाई रेडियन पर सेकंड है। अच्छा, मैं शायद कह गया हूँ रवानी में। जी सर, आपने
आई एम सॉरी मेरा बेटा, मैं यही करता है, हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग एक दूसरे की गलती को फौरन डिटेक्ट कर लिया करेंगे। थैंक यू मेरा बच्चा, अगर मैं गलती से कह गया था तो आई एम वेरी सॉरी। 4 पाई रेडियन पर सेकंड और यहाँ 8 पाई रेडियन पर सेकंड। तो हमने इसीलिए 2 पाई से डिवाइड करके देखो ये 2 हर्ट्ज और 4 हर्ट्ज निकाल ली कि आमतौर पर हम लोग फ्रीक्वेंसीज हर्ट्ज में बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो लिए रही लीस्ट फ्रीक्वेंसी 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ये देखो वही आ गई लीस्ट फ्रीक्वेंसी 4। अब इसका मल्टीपल ही है 4 का, अगला मल्टीपल जाहिर है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा। बस हमारे काम की चीज हमें मिल गई, हमें ये फ्रीक्वेंसीज मिल गई हर्ट्ज में, लेकिन हम लोग हर्ट्ज में इंटरेस्टेड होते नहीं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडियन पर सेकंड वाली फ्रीक्वेंसीज। हाँ, जब तुम लोग अगले सेमेस्टर पढ़ोगे ना कम्युनिकेशन सिस्टम्स, अल्लाह करे मुझसे ना पढ़ो तुम लोग मजाक में कह रहा हूँ, वैसे आमतौर पर मैं पढ़ाया करता हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम भी, क्योंकि ये कंटिन्यूटी होती है सिग्नल एंड सिस्टम की। तो वहाँ फिर हम लोग ये वाली फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड नहीं इस्तेमाल करते, वहाँ फिर हम लोग हर्ट्ज जो आमतौर पर हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिट। अच्छा, एक्सपेंड कर, जल्दी से काम की बात करते हैं। एक्सपेंड करते हैं इस एक्स ऑफ टी को ईलर्स आइडेंटिटी से। ईलर्स आइडेंटिटी से मुराद है मेरी ये कोसाइन थीटा को हम लोग ब्रेक करते हैं ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2 से। तो यहाँ पर इसकी जगह पर जरा पुट कर दें ये, और इस साइन की जगह पुट कर दें ये। रिमेंबर, जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है साइन में, और डिवाइड बाई 2j होता है। तो जरा रिप्लेस करते हैं, तो कोसाइन की जगह पर हमने रिप्लेस कर दी ई की पावर जे 4 पाई टी और ई की पावर माइनस जे 4 पाई टी डिवाइडेड बाई 2, और इस साइन की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया इसके मुताबिक ई की पावर जे 8 पाई और ई की पावर जे माइनस 8 पाई, या माइनस पहले लिख लें, डिवाइडेड बाई 2j। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंप्लीफाई होकर फॉर्म मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। इसको कुछ नहीं, थोड़ा सा रीअरेंज करना है फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से, तो हमने सिर्फ रीअरेंज किया है, इसको इधर ले आए हैं, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा आपने रीअरेंज किया है? तो इस तरह अरेंज किया कि -8 पाई लीस्ट फ्रीक्वेंसी है, फिर -4 पाई उससे बड़ी है, फिर +4 पाई उससे और बड़ी है, फिर +8 पाई और बड़ी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको रीअरेंज कर लिया है। इसी सवाल, क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है तो इसी इक्वेशन को अगले पेज पर ले जाते हैं, ये वही अरेंज फॉर्मेट में है। अब देखो काम की चीज, फ्रीक्वेंसी 8 पाई रेडियन पर सेकंड, और ये जो सामने इसके साथ लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट है, 4 पाई माइनस का ये इसका कोफिशिएंट है, फिर 4 पाई प्लस का ये इसका कोफिशिएंट, और 8 पाई पॉजिटिव 1/j ये इसका कोफिशिएंट। बस 4 पाई है जो है वो हमारी माफ करना लीस्ट फ्रीक्वेंसी थी, हमारी फंडामेंटल माइक्रोफोन का वायर थोड़ा सा लूज है मेरा ना, तो एनीवे आवाज तो मेरी आ रही है ना? जी सर। थैंक यू। ओके, तो अब देखिए हम जरा क्या करें, वही क्योंकि हमारी लीस्ट फ्रीक्वेंसी 4 पाई थी तो इस 8 पाई को फिर उसी तरह हमने ब्रेक किया कि 4 पाई अलग हो जाए, जो हमारी कॉमन फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी लीस्ट फ्रीक्वेंसी है 4 पाई। देखो 4 पाई यहाँ भी, 4 पाई यहाँ भी। अब ये 8 पाई था तो 4, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 पाई यहाँ भी 4 पाई है तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप कहेंगे ये रेड कलर में क्या चीज़ें हैं? तो रेड कलर में ये है के की वैल्यूज जो मल्टीपल है 4 पाई का, ये देखो सेकंड मल्टीपल, 4 पाई का फर्स्ट मल्टीपल, 4 पाई का फर्स्ट मल्टीपल और 4 पाई का सेकंड मल्टीपल। लेकिन रिमेंबर यहाँ नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? तो के की वैल्यू है यहाँ -2, के की वैल्यू यहाँ -1, के की वैल्यू है यहाँ +1 और के की वैल्यू यहाँ +2। तो हमने असल में के के ऑर्डर में ही इसको रीअरेंज किया था पिछले पेज पर। देयरफॉर अब बस कोफिशिएंट्स निकालने, जो हमारा आज का सवाल था वो ये है कि इसमें कहीं कोई 2 है, के की वैल्यू 2 है, मतलब -2 है, -1 है, +1 है, +2 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें A0 एग्जिस्ट नहीं करता। ओरिजिन वाली चीज पर हम लोग हमेशा हम बहुत ध्यान देते हैं कि ओरिजिन पर जो चीज आनी चाहिए वो है कि नहीं, नहीं होती है तो हम पकड़ कर उसको गर्दन से पकड़ के कहते हैं कि नहीं है, 0 है। तो A0 तो इस पर नहीं है ना, ये देखो A0 को हम कह दें कि ये 0 है, ये नहीं एग्जिस्ट करता।
इसलिए इसको ओरिजिन बड़ी क्रिटिकल चीज होती है। वो कहते हैं ना, अपनी ही मिट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। तो हायर फ्रीक्वेंसीज पर अगर जाओगे, अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी यानी जीरो को छोड़कर अपने ओरिजिन को, अपने ओरिजिन का मतलब ये होता है जहां से चीजें ओरिजिनेट होती हैं, अपनी मिट्टी को छोड़कर कहीं और जाओगे तो फिसल जरूर जाओगे। इसलिए ओरिजिन का ख्याल हमेशा रखते हैं। ओरिजिन पर कोई कंपोनेंट नहीं था इत्तेफाक से, तो हमने कह दिया कि ये जीरो है, नहीं है। अब आते हैं जो चीजें हैं। तो A1 यानी k की वैल्यू +1, A1 किसकी हम बात कर रहे हैं? क्या हम इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ k की वैल्यू -2 है। क्या हम इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। तो ये रहा, ये इसका कोफिशिएंट है। तो जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये देखो हमने यहाँ 1 रखा, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है बस A1 की वैल्यू मिल गई आपको, सिंपल। इसी तरह A-1 तो यकीनन हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है? अगेन +2 है, 1/2 है, ये रहा। फिर जब k की वैल्यू +2 रखेंगे तो +2 हमने यहाँ रखी है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1/j, ये रहा। और जब हम -2 रखेंगे तो हम इसकी बात कर रहे हैं, -2, k की वैल्यू -2, उसका मैग्नीट्यूड है -1/j। माइनस को नजरअंदाज नहीं करेंगे। और बस हमसे यही पूछे गए थे, क्या इसमें A3 है? नहीं। तो A-3 भी नहीं है। क्या A4 है? नहीं। A-4 भी नहीं है। बस ये 4 कोफिशिएंट थे, ये हमने चारों लिख लिए। ये तो खैर मैंने अखलाकन ऐसे ही, इसकी ज़रूरत नहीं थी A3 और A-3 की। तो ये जो हमारा फार्मूला था, इसमें जब हम लिमिट अब पुट करेंगे तो लिमिट पुट करेंगे मेरे भाई कहाँ से? -2 से +2। तो -2 से +2 हो जाएगा। A की वैल्यूज हम ये वाली पुट करेंगे, A0 जिसमें से एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो A1, A-1, A2, A-2 ये इस फार्मूले से सिंप्लीफाई हो जाएंगे और आपको वही सिग्नल वापस मिलेगा जो सवाल में दिया हुआ था, जो एक साइन था और एक कोसाइन था। बहरहाल हमसे सवाल किया गया था कोफिशिएंट निकालने का। ये देखिए, ये रहे कोफिशिएंट, A1, A-1, A2 और A-2। तो इस तरह के 2-3 सवाल हमारी टेक्स्ट बुक में किए हुए हैं, उसको जरूर 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 देखिएगा, क्योंकि सर तला एहसन अपनी क्लास में तो वो सवालात कराते ही हैं और असाइनमेंट में भी देते हैं, लेकिन बहरहाल मैं नहीं देता तो उसको देख लेना। सिमिलरली देखो, बुक का ही सवाल है और ये टाइपिंग भी आपको नजर आ रही है कि सर ने टाइप नहीं किया है बल्कि बुक से ही इमेज ली है। कंसीडर अ पीरियोडिक सिग्नल x of t विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2π। अब हम पिछले सवाल जो भी हमने किया था ना, जिसमें हमने कोफिशिएंट्स निकाले थे, अब उसका रिवर्स काम कर रहे हैं। उसका रिवर्स काम क्या कर रहे हैं? अब हमें कोफिशिएंट गिवन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, कोफिशिएंट्स गिवन है, और हमसे कहा जाएगा कि वो सिग्नल कंस्ट्रक्ट करें, यानी ये वाला सिग्नल x of t। कोफिशिएंट्स फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट A0 दिया हुआ है, A1 और A-1, A2, A-2, A3, A-3, इनकी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। इसमें डीसी कंपोनेंट यानी A0 भी है, फर्स्ट हार्मोनिक भी है, सेकंड हार्मोनिक भी है, थर्ड हार्मोनिक भी है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऊपर दे दी है 2π रेडियन पर सेकंड। देखो मेरी गलती नहीं है इसमें, ये नहीं कहना कि सर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए कहा था कि देखो मैंने बुक से इमेज ली हुई है। तो खैर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2π रेडियन पर सेकंड है और ये 7 कोफिशिएंट दिए हुए। सवाल पूरा करते हैं। सवाल में कहता है कंस्ट्रक्ट करें x of t। तो वो जो पीरियोडिक सिग्नल x of t है, जिसके ये कोफिशिएंट है और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो सिग्नल कंस्ट्रक्ट करने को हमसे कहा गया है। आइए चलते हैं कैसे इस तरह के सवाल। इस तरह का एक सवाल सर भी देते हैं और मुझे भी बड़ा पसंद है कि कोफिशिएंट्स देकर कहा जाए कि जरा निकालो तो किस सिग्नल की ये कोफिशिएंट है। पहला हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 2π है। तो क्या ये पहला हार्मोनिक है? हरगिज नहीं, क्योंकि ये तो k की वैल्यू 0 है। ये पहला हार्मोनिक है। जब हम A1 रखते हैं तो उसका पहला कंपोनेंट आता है 1, यानी A1, और जो दिया हुआ है 1/4 है ना। तो पहला हार्मोनिक होगा जिसमें हम A1 और A-1 रखेंगे। A1 और A-1, k की वैल्यू 1 रख रहे हैं, एक दफा पॉजिटिव एक मरतबा नेगेटिव। तो जब हम पॉजिटिव रखेंगे तो भी सेम है, 1/4 है, और जब -1 रखेंगे तो भी 1/4 है ना। तो A1 की वैल्यूज ये 1/4 यहाँ पुट कर दो, पुट कर दिया दोनों जगह, A1 भी और A-1 भी 1/4 हमें गिवन था, हम पुट कर दिया। इसमें से 1/2 जरा कॉमन निकाल लें। अब आप कहेंगे 1/4 भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग तो चालाक हैं, हम लोग इंजीनियर्स हैं। चालाकी क्या कर रहे हैं?
1/2 कॉमन निकाले, नीचे 1/2 रहने दिया, क्योंकि ये फार्मूले में ये जो ब्रैकेट में चीज बची है ये आप पहचान गए, आप भी तो चला गए। यूलर आइडेंटिटी। हाँ, यूलर आइडेंटिटी के मुताबिक ये साइन है कि कोसाइन है? कोसाइन है सर। कोसाइन है, तो कोसाइन लिख दो। ये रहा कोसाइन 2 पाई, जाहिर है जे तो नहीं, आयोटा तो नहीं लिखेंगे, ये 2 पाई टी। तो जी पहला हार्मोनिक हमें मिल गया कि पहली फ्रीक्वेंसी एक कोसाइन है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड की है, जिसका मैग्नीट्यूड हाफ है। और अगला हार्मोनिक क्या होगा? 2 पाई का अगला मल्टीपल, यानी कि x2। तो बिल्कुल इसी प्रोसीजर के जरिए x2 जब आप निकालिएगा तो पता चलेगा जनाब अगला कंपोनेंट है, ये देखो कोसाइन 4 पाई, ये 2 पाई था, 4 पाई थी। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसमें ये दोनों इस्तेमाल होंगे जब थर्ड हार्मोनिक यानी x3 की बात करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये आएगा 2/3। ये निकाल लेना, मैंने स्टेप्स इसी तरह स्किप कर दिए क्योंकि मैं चाह रहा था इसी जगह पर इसका प्लॉट किया जाए जो बुक में दिया हुआ है। तो अब इसमें A4 और A-4 तो है नहीं, लिहाजा इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है एक डीसी कंपोनेंट ये, एक पहला हार्मोनिक ये, फर्स्ट हार्मोनिक ये वाला, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इन तीनों को जरा ऐड करते हैं। आओ देखो बारी बारी सबको ऐड करते हैं। तो बुक से ही लिया है मैंने, ये देखो ये है डीसी कंपोनेंट x0, ये जिसकी वैल्यू 1 थी। बाकियों को अभी मत देखिए, मैं जहाँ माउस है, x0 ये वाला कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 है, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट 1 है। ये वाला कंपोनेंट लिया, इसके अंदर अब हम जरा निशान लगाते चलें, जरा थोड़ी सी गंदगी करते हैं, इस सिग्नल और इस सिग्नल को ऐड करते हैं, जरा इन दोनों को प्लस करते हैं। ये क्या है? x1, ये पहला हार्मोनिक है आपका, ये हाफ कोसाइन 2 पाई टी, ये देखिए लिखा भी हुआ हाफ कोसाइन 2 पाई टी। तो डीसी और फंडामेंटल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो ये आएगा उसका रिजल्ट, ये आया। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया ये। अब देखो ये जीरो के अलॉन्ग ऊपर नीचे एक जैसा था, अब जब इसमें अंदर ये डीसी कंपोनेंट ऐड होगा तो ये ऊपर उठ गया, जो कहते हैं ना वो क्या क्लैम्पर कहते हैं हम लोग, क्लैम्प हो गया। क्लैम्पर सर्किट पढ़ा होगा आपने फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में। सर शिफ्ट लेवल चेंज करता है, लेवल शिफ्ट हो गया, हाँ बिल्कुल, जिसको हम लोग क्लैंपिंग कहते हैं ना, सिग्नल को हमने क्लैम्प कर दिया, ऊपर लटका दिया। ओके, ये तो अभी सिर्फ x0 और x1 था, सिर्फ ये दोनों हमने ऐड किया था। अब इसके अंदर ऐड करें ये वाला कंपोनेंट, ये कौन है भाई? ये है देखो सेकंड हार्मोनिक, ये वाला कंपोनेंट है, जबकि ये वाला कंपोनेंट था। तो डीसी में हमने पहला हार्मोनिक ऐड किया, ये जवाब आया, जो जवाब आया उसके अंदर दूसरा हार्मोनिक ऐड करेंगे x2, ये वाला कंपोनेंट ऐड किया। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो हमें नतीजतन ये जवाब मिलेगा। अब देखो किसी भी तरह कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता था कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो ऐसा सिग्नल बनेगा। बहरहाल ये सॉफ्टवेयर के जरिए, कोई ग्राफिंग सॉफ्टवेयर के जरिए या मैटलैब के जरिए यकीनन प्लॉट किया होगा इन्होंने। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये मिला। अब इसके अंदर तीसरा हार्मोनिक ये वाला भी ऐड कर दें, ये तीसरा हार्मोनिक ये वाला है, देखिए लिखा भी हुआ है ग्राफ के ऊपर 2/3 कोसाइन 6 पाई, ये वाला। तो हमें जवाबन ये सिग्नल मिला जो हमसे सवाल में कहा गया था कंस्ट्रक्ट करें x ऑफ t। ये हमारा x ऑफ t मिल गया, जिसमें डीसी कंपोनेंट है, फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है और थर्ड हार्मोनिक है। तीनों हार्मोनिक्स और ये डीसी कंपोनेंट हमने ऐड किया। तो यार ये सिग्नल था, वो टेढ़ा मेढ़ा सिग्नल जिसके हमें ये कोफिशिएंट दिए हुए थे। अब कोई भी माई का लाल या पापा की परी जो है वो ये सिग्नल हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो ये ग्राफिंग सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया है। तो अगर आपके पास मैटलैब वगैरह का एक्सेस है तो यू कैन वेरीफाई दैट इफ यू ऐड दीज टू यू शैल गेट दिस, इफ यू ऐड ऑल ऑफ दीज थ्री, दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, so you shall get the waveform like this. And again you can see that this is a periodic signal. X of t is a periodic signal. अपीरियोडिक से मुराद वो आ मिला मत देना, ए अलग और पीरियोडिक अलग, तो एक पीरियोडिक सिग्नल है ये। तो ये सिग्नल के कोफिशिएंट्स हमें इस सवाल में 3.2 में दिए हुए थे। तो हमने रिवर्स काम किया कि हमने इनवर्स फोरियर सीरीज को का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए सबको ऐड किया, यानी सिंथेसिस इक्वेशन हमने इस्तेमाल किए, सारे ए केस को हमने ऐड किया उनके एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स के साथ। तो हमें मिल गया जनाब ये सिग्नल जो हमें थर्ड आखिरी वाला नजर आ रहा है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो?
नहीं कह रहे। तो चलिए ये तो खैर तो कोई इतनी क्रिटिकल चीज़ नहीं थी, इसको डिस्कार्ड करते हुए, वरना ये सेव हो जाता है। मेरी गलती एक दफ़ा ये हुई थी कि सेव हो गया था। अच्छा अब जरा देखो, ये ओरिजिनल सिग्नल है, ये पीरियोडिक सिग्नल है, जाहिर है हमें रिपीटेशन नजर आ रही हैं। तो ये सिग्नल बना कैसे है? अब आप कहेंगे कि ये तो आप शो कर रहे हैं कि ये सिग्नल वापस, देखिए बहरहाल बना कैसे, इसके अंदर एक डीसी कंपोनेंट है, नेगेटिव कंपोनेंट ये रहा। जब हम इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करेंगे, ये देखिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो नतीजे के तौर पर ये मिल रहा है, यानी ये कोसाइन कंपोनेंट जिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ लिखा हुआ है, एफ ऑफ एफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक कोसाइन ऐड करें इस डीसी कंपोनेंट में, तो ये अभी दोनों तरफ आइडेंटिकल है। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव कंपोनेंट ऐड हो रहा था, ये देखो नीचे चला गया, नीचे की तरफ क्लैंप हो गया, लेवल शिफ्ट हो गया। फिर उसी सेम फ्रीक्वेंसी का साइन भी ऐड कर दें, तो इन दोनों को जब आप जमा कीजिएगा, नहीं इन दोनों को नहीं, इसे और इसे जब जमा करेंगे तो हमको ये मिलेगा ये सिग्नल। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, लेकिन नहीं, एम्पलीफाई नहीं हुआ, ये दो सिग्नल्स ये दोनों आपस में ऐड हुए। अभी देखिए बिगड़ना शुरू होगा। अब इसके अंदर एक ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कोसाइन ऐड कर दें, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी शक्ल होनी शुरू हो गई है ना। फिर इसके अंदर ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल का एक साइन भी ऐड कर दें, ये देखिए अब तो शक्ल और बिगड़ गई। फिर थर्ड एफ नॉट का कोसाइन जमा करें और शक्ल मनहूस हो गई, और शक्ल बिगड़ जाएगी। थर्ड हार्मोनिक का साइन जमा कर दें, ये देखिए और भी बुरी हो गई। और इसी तरह फोर्थ हार्मोनिक के साइन और कोसाइन को जमा करेंगे, ये वही सिग्नल बन गया जो आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ था। तो हमें इसमें पता चला कि अगर हम एक डीसी कंपोनेंट जो नेगेटिव वैल्यू का है, फंडामेंटल का एक साइन एक कोसाइन, फिर सेकंड हार्मोनिक का एक साइन एक कोसाइन, थर्ड हार्मोनिक का एक साइन और कोसाइन जमा करें, तो ये ऊपर जो सिग्नल हमें दिया हुआ है ओरिजिनल सिग्नल ये बन जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो ये एक उल्टी सावटूथ बन रही है, यानी जो मैक्सिमम पीक से स्टार्ट हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर आप फोर्थ हार्मोनिक के बाद फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10 सारे जमा करते जाइएगा, तो आपको बहुत प्योर, बहुत ही इन ब्यूटीफुल टाइप की आपको सावटूथ वेवफॉर्म मिलेगी। और कहाँ तक जाना पड़ेगा? इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट याद करो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में जो लिमिट थी वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक थी। तो जब आप इन्फिनिटी तक जाएंगे तो आपको एक साफ सुथरी सॉटूथ वेवफॉर्म मिलेगी जो इस तरह की होगी। मैं पेन से अवॉइड करना चाह रहा था, इस तरह की हमें वेवफॉर्म मिलेगी। चंद हार्मोनिक ऐड करके देखिए, हमें थोड़ा सा अंदाजा तो हुआ कि ये यूं बन रही है, और कंपोनेंट ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगी, साटूथ जैसी बन जाएगी। डिस्कार्ड करना पड़ेगा सबको। अच्छा जी, माफ करना। तो ये है फोरियर के वो कोफिशिएंट्स जो हमें पहले से पता है, लेकिन कोई और सिग्नल हो, कोई ट्रायंगुलर सिग्नल हो, कोई साटूथ हो, कोई स्क्वायर वेव हो, तो हमें कैसे पता चलेगा उसके अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंटेंट हैं और कौन से नहीं हैं, और उनके एम्पलीट्यूड अगर जो हैं उनके एम्पलीट्यूड क्या हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, है ना। तो उसके लिए फिर हम लोग फोरियर के फार्मूले को अप्लाई करेंगे, जो असल में मेन काम है। ये तो सिर्फ अभी मैं बेस बना रहा हूँ आप लोगों की, जो मुझे पता है कि मैथमेटिक्स में पिछले सेमेस्टर आप लोगों ने पढ़ी हुई है। 3 पॉइंट। अब तो आते हैं ज़रा प्रैक्टिकल सिग्नल की तरफ। हमारा अब तक जो इंटरेस्ट था वो फोरियर से पहले वो था कि यार बहुत सारी इम्पल्सेस से मिलकर कोई सिग्नल बनता है। अगर हमें दे दिया जाए इम्पल्सेस की ही ट्रेन, इम्पल्स ट्रेन, एक रेलगाड़ी दे दी जाए इस तरह की, ये तो सर ने बहुत जूम करके मैग्नीफाई करके शो किया है, क्योंकि आपको पता है इम्पल्स की जो थिकनेस होती है वो तो 0 होती है। तो खैर देखो, यहाँ एक ओरिजिन पर है, एक इम्पल्स फिर t सेकेंड्स पर है, फिर 2t, फिर 3t, और इसी तरह इन्फिनिटी तक। ये हर t सेकेंड्स के बाद एक एक इम्पल्स है। और फिर नेगेटिव साइड पर जाएं तो -t पर, फिर -2t पर, इसी तरह -3, -4। ये डॉट्स का मतलब है कि पूरी इधर से -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट इम्पल्सेस हैं। ये इतनी चौड़ी इम्पल्स नहीं होती, बिल्कुल 0 थिकनेस वाली होती है। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैग्नीफाई करके प्लॉट किए, और हर एक का एम्पलीट्यूड 1 है। तो असल में जो सिग्नल x ऑफ t है, ये जिसका ग्राफ हमारे पास है, इट इज सम ऑफ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी डेल्टा इम्पल्सेस हैं t - nt।
तो n की जगह पर जब आप रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा t माइनस टी, माफ करना, यानी आप इस इम्पल्स की बात कर रहे हैं जो ओरिजिन पर है। फिर जब n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस कैपिटल T, यानी कि डेल्टा शिफ्टेड एट t, इसकी बात कर रहे हैं। फिर 2t पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, t माइनस 2t, यानी कि 2t पर शिफ्टेड इम्पल्स। इसी तरह माइनस t माइनस, तो जब लिमिट पुट करेंगे उसके मुताबिक ये हमारी पल्स ट्रेन जनरेट हो जाएगी। सवाल क्या है? सवाल ये है, इस पीरियोडिक सिग्नल को हमने ब्रेक करना है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में। इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स मौजूद हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, है ना। तो सैम्पलिंग के लिए हम यही फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी सिग्नल को इस पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो असल में हम उस सिग्नल को सैम्पल कर रहे होते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट फॉर सैम्पलिंग, फार्मूला अप्लाई करते हैं फटाफट। जो अभी फार्मूला हमारे सामने एक गुजरा है पिछले पेजेस पर, फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट्स निकालने के लिए। एक का फार्मूला है तो 1/t, क्योंकि टाइम पीरियड इसका t है, हर t सेकेंड्स के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये इम्पल्सेस रिपीट हो रही हैं, तो टाइम पीरियड हो गया 1/t, है ना। और बहुत अच्छा होता है, हम क्योंकि इंजीनियर्स हैं हम लोग, तो हम लोग सिग्नल्स को ना इवन बना लेते हैं, यानी t/2 से, यानी -t/2 से +t/2। ये अगर हम लोग टाइम पीरियड रखें ना तो हमारा काम उसमें कितना आसान हो जाएगा कि ये सिग्नल इवन फंक्शन बन जाएगा। तो -t/2 से +t/2 सिग्नल की वैल्यू x है, और आपको पता है x सिर्फ ओरिजिन पर माफ करना, सिर्फ ओरिजिन पर एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लाइड, ये तो फार्मूला है, फार्मूले का पार्ट है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट मैंने निकाला नहीं है, आप लोग ओमेगा नॉट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहस अभी ओमेगा नॉट की है नहीं। अभी हमें ये नजर आ रहा है कि x जो है वो एक डेल्टा है, इस -t/2 से +t/2 के दरमियान में एक डेल्टा है, और डेल्टा इज मल्टीप्लाइड बाई एनी फंक्शन। यार ये तो जानी पहचानी फॉर्म नजर आई, ये तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नजर आ रही है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि जब डेल्टा किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो हमें उस लोकेशन पर जहां डेल्टा लाई करता है फंक्शन की वैल्यू मिलती है। तो दिस इज नथिंग बट दिस शिफ्टिंग, है ना। और ये डेल्टा कहाँ है? ये तो ओरिजिन पर है। तो फंक्शन की वैल्यू ओरिजिन पर कैसे मिलेगी? t की जगह पर 0 डाल दें, तो यहाँ जैसे ही आप फंक्शन में एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 वाली कंडीशन हो जाएगी, और एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1। लो जी, ये तो पार्ट, ये तो मर गया, ये तो उसका तो सीन ड्रॉप सीन हो गया, ये तो मर गया। और खुद डेल्टा की वैल्यू 1 है। लो जी, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू मिली 1। कोई इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे इस तरह, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग डेल्टा, याद आया? ये तो हो गया, देखो इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ा, हम बच गए। तो ये आ गई एक है, एंड क्योंकि इसके अंदर कोई के तो है ही नहीं, तो हम ये साथ साथ जरूर कह दें कि फॉर ऑल के की हर वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट है। शिफ्ट कैसे करें सर यहाँ पर? क्या चीज बेटे? शिफ्ट ऐसे कर रही है, जो हमें यहाँ सवाल दिया, ये जो इसकी इक्वेशन दी हुई है ना, उसमें जब हम n की वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा t माइनस एन टी, अब n की वैल्यूज डालते जाओ जरा। 0 पुट करेंगे t माइनस कैपिटल T, यानी कि जब 0 पुट करेंगे तो डेल्टा t हो जाएगा ये वाला इम्पल्स। जब 1 पुट करेंगे तो t माइनस कैपिटल T, यानी शिफ्टेड एट t। तो इस तरह ये इस फार्मूले के मुताबिक शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक हमें कोई इंटीग्रेट वगैरह नहीं करना पड़ा। हमने कहा कि अच्छा, इस फंक्शन से डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है और डेल्टा की अपनी लोकेशन ओरिजिन है, तो t की जगह पर हमने 0 डाल दिया। यहाँ पर 0 डालते ही ये एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 वाली कंडीशन आ गई, विच इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई 1, तो एरिया अंडर द कर्व इज 1 ओनली। तो ये आ गया हमारे पास a के, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ k है। तो k की कोई भी वैल्यू हो फ्रॉम -∞ टिल +∞, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स हैं। बेटा जरा शोर नहीं करो, कहाँ सो रही है ना, तो कैसे समझाएं? भांजे बहनें आई हुई ना, तो इतने सारे बच्चे हैं। अरे बेटा शोर नहीं करो ना, किसी का। खैर, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को क्या डांटना।
तो ये हमारे पास एक ए मिल गया, एक ए की जगह पर आप रख दें 1/t, तो देखिए एक ए की जगह पर 1/t रखा, वो क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ के था तो हमने बाहर निकाल दिया। ये है वो फंक्शन जो ये था टाइम डोमेन में इम्पल्सेस थी। अब पता चला जनाब टाइम डोमेन में यही सिग्नल बहुत सारे एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है। तो ये एग्जांपल हमें शो कर रही है दुनिया का हर सिग्नल एक्सपोनेंशियल से मिलकर बनता है, चाहे वो ये इम्पल्स ही क्यों ना हो। जबकि हमारा पहले फोकस क्या था कि दुनिया का हर सिग्नल इम्पल्सेस से मिलकर बना है, वो भी गलत नहीं थी कंसिडरेशन, लेकिन यहाँ तो ये तो सबका बाप आया भाई, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल वाकई हर सिग्नल कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इवन इम्पल्सेस को भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो वो सिग्नल देखो, ये जो एक्स ऑफ टी था, जो इम्पल्सेस थी, इनफाइनाइट इम्पल्सेस थी, वो किससे मिलकर बन रहा है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से यार। तो वो कहते हैं ना, ये तो सबका फादर। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इज द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट इन दिस यूनिवर्स। बाद में बड़े प्राउडली फोरियर ने कहा था कि ये जो मैंने निकाला है आइजन फंक्शन फॉर एलटीआई, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, इसके जरिए तो आप दुनिया का हर सिग्नल क्रिएट कर सकते हो। बाद में बहरहाल एक साहब और आए थे, उन्होंने कहा था मिस्टर फोरियर शट अप। तो हम बहरहाल शट अप नहीं करेंगे, हमारे लिए ये बहुत अच्छा टूल है, मैथमेटिकल टूल है, हम इस पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे कि दुनिया का हर सिग्नल। खैर वो साहब कौन थे मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, जिन्होंने फोरियर को शट अप किया था। तो दुनिया का हर सिग्नल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है। अ लॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल्स, दे क्रिएट दिस सिग्नल व्हिच आर इम्पल्सेस। यार खुद इम्पल्सेस को क्रिएट करने वाला ये कंपोनेंट है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, जब साइंस कोई चीज़ प्रूफ कर देना, हम आप इंजीनियर सबसे पहले उस पर ईमान लाते हैं कि ये बिल्कुल सही है, प्रूफ हो जाए, लेकिन आँख बंद करके ईमान नहीं लाते। ईमान हमारा इतना कमज़ोर नहीं है, हम लोग मुसलमान भी हैं। खैर, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म में आ गया। ऑल कंपोनेंट्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड 1/t के बराबर है, एंड दे हैव सेम फेज। इसके अंदर कोई फेज का कंपोनेंट नहीं है, तो जैसे फेज की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो जब कोई चीज नहीं होती तो वो जीरो होती है, सबका फेज जो है वो जीरो है, सेम फेज है। अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल से। यार ये ऐसा सिग्नल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना जिसकी थिकनेस जीरो हो। आप कहेंगे सर आपने पहले सिग्नल पूरा एनालाइज करवा दिया, फिर कह रहे हैं कि ऐसा सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन वो कदम ब कदम सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, एकदम से 10वें जीने पर तो पाँव नहीं रखते ना। तो पहला सिग्नल हमने वो लिया था, ये वाला जो इस वक्त हमारे सामने है, इम्पल्सेस का, जो हमने कंसीडर किया हुआ था कि दुनिया का हर सिग्नल इनसे मिलकर बना है। तो हमने इस सवाल में देखा 3.3 में 3.8 में कि ये भी तो खुद एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है। फिर हम कहें यार ये तो सिग्नल, इसकी जीरो थिकनेस तो होती नहीं है, तो फिर एक प्रैक्टिकल सिग्नल लेते हैं जिसकी कुछ थिकनेस हो। तो T1 माइनस T1 से प्लस T1, ये ऐसी पल्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इम्पल्सेस नहीं है, माफ करना, पल्सेज है। अब ये थोड़ी सी चौड़ी पल्सेज हैं, तो हम इनको फोरियर पीरियोडिक सिग्नल तो है, टाइम पीरियड हमें नजर आ रहा है। एक पल्स अगर 0 पर है तो अगली T पर है, तो अगली 2T पर है। फिर इसी तरह डॉट्स का मतलब है 3T 4T 5T 6T 7T एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव साइड पर भी आ जाए तो -T -2T -3T एंड सो ऑन। डॉट्स बता रहे हैं कि ये सिलसिला उसी तरह चल रहा है। और देखो ऊपर मैंने फार्मूला भी दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ था, ऊपर भी दिया, मैंने भी दिया हुआ है कि मॉड्यूलस का मतलब है इट मे बी वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो -1 से +T1 तक इसकी वैल्यू 1 है। ये देखिए -T1 से +T1 तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट 1 है। और अगेन मॉड्यूलस साइन है, तो -T1 से -T/2 या +T1 से +T/2। देखिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ, पहले प्लस वाली बात करते हैं। T1 से T/2 तक, T1 से T/2 तक ये सिग्नल 0 है, और -T1 से -T/2 तक इसकी बात कर रहे हैं, ये भी 0 है। तो मैंने अर्ज किया था ना अभी पिछले पेज पर कि आप इंजीनियर्स, हम लोग कोशिश करते हैं सिग्नल हमारा इवन हो, तो हमने इसको इवन के तौर पर कंसीडर किया है। हमने ये नहीं कहा कि यार -T1 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक इसकी लिमिट ले लेते हैं। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसको इवन बना ले तो आपकी बाद में आपको पता चलेगा खुद, जब आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इवन सिग्नल्स के बड़े एडवांटेज होते हैं।
एक एडवांटेज मैं बता देता हूँ कि इवन सिग्नल हमेशा रियल होता है, जबकि ऐसा सिग्नल जो इवन ना हो, चाहे वो ऑड हो चाहे ऑड ना भी हो, यानी नाइदर हो, वो रियल होना उसकी गारंटी नहीं है। तो क्यों ना, जब हमारे सामने सिग्नल ऐसा है कि हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये इवन सिग्नल होगा, अगर हम इसका टाइम पीरियड लें -t/2 से +t/2 तक, गलत तो नहीं है, ये भी t है। देखो ना, -t/2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें -t/2, तो t/2 माइनस ऑफ माइनस, तो आधा t/2 ये आधा t/2, दोनों को जमा करेंगे t आ जाएगा। तो 0 से स्टार्ट करें तो t, वो भी टाइम पीरियड है, -t/2 से +t/2, ये भी। तो बहुत अच्छा का इंजीनियर वो होता है जो सिग्नल्स को इवन सिग्नल बनाने की कोशिश करे, कंसीडर करे कि सिग्नल इवन है। और हम आप अच्छे इंजीनियर हैं माशाल्लाह। हर इंजीनियर इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक अच्छा इंजीनियर होता है। और ये आपके जो शाइनिंग स्टार्स हैं, जिन वॉल पे जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं यूआईटी में, उन्होंने प्रूफ किया है कि यूआईटी से निकलने वाला हर इंजीनियर एक वाकई शाइनिंग स्टार होता है, चाहे उसकी तस्वीर यहाँ ना भी लगी हुई हो तो भी। बहरहाल, तो इसका टाइम पीरियड देखिए, 0 से भी अगर आप लें तो एक इम्पल्स जो 0 पर ओरिजिनेटेड है, अगली पल्स क्योंकि टी पर है तो हमने कहा यही टाइम पीरियड है। तो t0 इज t सेकेंड्स। यूनिट के बगैर जिसने लिखा, अल्लाह की कसम दिल करता है मैं गोली मार दूं। तो यूनिट जरूर लिखना है बेटा। इसको क्या करें, सबसे पहले इन्वर्ट कर दें ताकि हमें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मिल जाए। f0 निकालने के लिए 1/t0 कर दें, यानी 1/t। ये देखो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ गई। अब 2 पाई से इसको डिवाइड कर दें तो हमें रेडियन पर सेकंड में मिल जाएगी। ω0 = 2 पाई इंटू f0। तो इस 2 पाई से इसको डिवाइड कर दें t को, तो हमें मिल गई रेडियन पर सेकंड में फ्री। यूनिट प्लीज, अल्लाह के वास्ते सब लोग, यूनिट के बगैर जिसने लिखा मैं उसको जहन्नुम के दरवाजे तक छोड़ कर आऊंगा इंशाल्लाह। इसलिए यूनिट के बगैर नहीं, प्लीज। k0 कैसे k0 निकालेंगे, तो यानी हम डीसी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग a0 निकालेंगे। तो जब k की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ देखो हमने k की जगह पर 0 रखा, तो 0 रखने की वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सीधा सीधा a0 का यही फार्मूला होता है। इसमें पुट कर दें -t1 से +t1 तक। जहाँ नॉन जीरो है वहां से वहां तक ही इंटीग्रेट करना, यहाँ इंटीग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली यहाँ इंटीग्रेट करने का, इस रेंज में इंटीग्रेट करने का फायदा ही नहीं है, फंक्शन ही 0 है। तो वाइजली हम डायरेक्टली वहीं अप्लाई करें जहाँ से जहाँ तक ये नॉन जीरो हो। तो -t1 से +t1, फंक्शन की वैल्यू है 1। इंटीग्रेट कर लेना, यही जवाब आएगा। सिर्फ फाइनल आंसर मैंने लिख दिया है। अब जब k की वैल्यू 0 ना हो, ये तो जब 0 थी, और जब 0 ना हो यानी +1 हो, -1 हो, +2 हो, -2 हो, +3 हो, -3 हो, अदर देन 0 हो, तो k का फार्मूला यूज करेंगे। ये रहा फार्मूला। फिर उसी तरह जनरल लिमिट -t1 से +t1 एंड द फंक्शन इज 1। फंक्शन की वैल्यू इस रेंज में -t1 से +t1 1 है, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपना ही इंटीग्रल खुद होता है। लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें से हमने क्या किया है, j को अंदर भेज दिया और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कैंसिल नहीं हुआ है। असल में ये हमने इंट्रोड्यूस कराया है ताकि ये ब्रैकेट में देखो दुनिया जान गई कि ये क्यों किया सर ने, क्यों किया। अरे सवाल कर रहा हूँ बेटा, कोई जवाब तो दो। सर यूलर्स आइडेंटिटी। एलर्स आइडेंटिटी के मुताबिक ये ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा साइन। अगर नीचे 2 ना होता तो ये साइन ना बनता, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2j होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये जो कुछ भी कचरा है इसको हम रिप्लेस कर दें साइन से, है ना। यहाँ जगह नहीं है तो अगले पेज पर चलते हैं। तो अब हम x ऑफ t हमारे पास 1 कैसे हुआ? क्या चीज बेटे, x ऑफ t, हाँ अच्छा 1 कैसे हुआ, ये देखो ना -t1 से इस रेंज में -t1 से +t1 तक, -t1 से +t1 तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट 1 है। जो यहाँ भी दिया है वो था -t1 से +t1, इसकी वैल्यू 1 है। मैंने अर्ज किया था ना, इसी वजह से मैं फार्मूला भी देता हूँ और ये डायग्राम भी बनाकर दे देता हूँ एग्जाम में, क्विज में, मिड टर्म में, जहाँ भी सवाल देना हो फोरियर का, तो मैं डायग्राम भी दिया करता हूँ। तो इस रेंज के अंदर -t1 से +t1 तक फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा है।
ठीक है बेटिया, कंफ्यूजन है तो अभी भी बता दो। -t1 से +t1 तक ये फंक्शन नॉन जीरो कहाँ है? यहाँ तो जीरो था। -t/2 से देखो, -t/2 से t1 तक फंक्शन की वैल्यू जीरो, यहाँ से इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर t1 से t/2 यहाँ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ t1 से -t1 से +t1, ये देखो -t1 से +t1 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन नॉन जीरो है, 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। इस रेंज के लिए, इस सेगमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 1 लिखा है। तो यहाँ तक आ गए थे। ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, जबकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट है वो हमारे पास थी 2π/t, ये हम लोग पहले निकाल चुके थे। इस फार्मूले में पुट कर दें, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर ओमेगा नॉट की जगह पर यहाँ पुट किया, ताकि ये t से t कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे पास k पाई रह जाएगा। ये t से t तो कैंसिल हो गया है, ये 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया और ये रह गया k पाई। ओमेगा नॉट की जगह पर बहरहाल आप इसको दोबारा यहाँ इनपुट कर सकते हैं, लेकिन हमने असल में सिंप्लीफाई किया था, इसके ये जो इतना बड़ा कचरा नजर आ रहा था इसको हमने खत्म किया था। तो ये हमारे पास आ गई कोफिशिएंट का फार्मूला। अब इसमें k की वैल्यूज पुट करते जाइए और हमारे पास कोफिशिएंट्स यानी मैग्नीट्यूड्स निकलते चले आएंगे। ये फंक्शन जनरेट करेगा a large number of magnitudes of complex exponentials with fundamental frequency 2π/t, है ना। अब बुक में बहरहाल क्या किया था, इन्होंने प्लॉट करके भी बताया डिफरेंट वैल्यूज के लिए, यानी अगर t की वैल्यू 4 टाइम्स t1 हो, t की वैल्यू 8 टाइम्स t1 हो, t1 से मुराद है वो कहाँ से कहाँ तक सिग्नल हमारा ऑन था, नॉन जीरो था। तो बहरहाल प्लॉट दोनों तीनों फॉर्म में ये बता रहे हैं कि ओरिजिन पर मैक्सिमम वैल्यू होगी और फिर ये साइन की तरह से वेरी होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिके होता चला जाएगा, क्योंकि देखो ना डिवाइड में नीचे के आ रहा है, तो साइन की तरह ही है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर और ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो बहरहाल ये मटेरियल मैं यहाँ ये शो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि बुक ने दिखाया था इन 3 कंडीशंस के लिए, तो ये हमें शायद सिग्नल एंड सिस्टम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए ओरिजिन से लेकर के पहले जीरो क्रॉसिंग तक। जैसे ये ओरिजिन से लेकर पहला जीरो क्रॉसिंग 8 पर आ रहा है, तो इसके अंदर 8 कंपोनेंट्स हैं 0 से लेकर 7 तक। तो खैर ये बात की चीज़ है। हमारे पास ये फंक्शन जब आ गया तो अब ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए। अब कोफिशिएंट्स मिल गए तो अब आप इनवर्स फोरियर सीरीज जब अप्लाई करेंगे तो वही सिग्नल वापस मिल जाएगा जो हमें पिछले पेज पर जिसकी एक्सप्रेशन भी दी हुई थी और जिसका ग्राफ भी दिया हुआ था। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना अब पॉसिबल नहीं है। ओमेगा नॉट की जगह पर बस आपने ये 2π/t डालना है। अच्छा, अब शैतान लोग होते हैं। फोरियर ने जब अपनी थ्योरी पेश कर दी कि भाई दुनिया का हर सिग्नल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मिलकर बना है, तो कुछ उस जमाने के जो कुछ शयातीन थे, शयातीन से मतलब ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, उसके जो फेलोज थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने उनको काटा कीड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं यार फोरियर ये तो प्रॉब्लम है, इसमें आपके हर सिग्नल की फोरियर सीरीज जो है वो थोड़ी निकलती है। तो कुछ वो मोहल्ले में भी खालाएं होती हैं ना, वो जो हर घर में जाके कीड़े निकालती हैं, अरे नहीं बहन ये खैर वो। तो कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज का मतलब है, कुछ लोगों ने कहा कि मिस्टर फोरियर, ये वो सेटअप वाले नहीं है, मिस्टर फोरियर आप जरा इस सिग्नल का फोरियर अपना फोरियर सीरीज तो निकाल के दिखा दें सॉरी, कि ये देखो पीरियोडिक सिग्नल है, जरा इसका फोरियर सीरीज तो निकाल दो। तो फोरियर साहब नहीं निकाल सके, तो फिर कन्वर्जेंस की बात करनी पड़ी फोरियर को कि यार हर सिग्नल का फोरियर सीरीज नहीं एग्जिस्ट करता, तो कन्वर्जेंस का टेस्ट हमें अप्लाई करना पड़ता है उस सिग्नल पर जिसका हम फोरियर सीरीज निकालने जा रहे हो। ये सेक्शन 3.4 है। और कन्वर्जेंस का मतलब है क्या ए के एग्जिस्ट करता है, यानी कि फाइनाइट है कि नहीं। ए के की वैल्यू जब हम निकालें, जब हम कैलकुलेट करें तो वो फाइनाइट आनी चाहिए। उसमें जब के की वैल्यूज पुट करें सारी वैल्यूज फाइनाइट आनी चाहिए। अगर ऐसा है कि ए के निकल आए, एक तो ए के निकल आए, चलो निकल आया, लेकिन क्या वो जो ए के आया है उससे आप दोबारा वो सिग्नल हासिल कर सकते हैं, एक्स ऑफ टी बन जाएगा। यानी ए के को इस फॉर्मूले के जरिए सिंथेसिस इक्वेशन में डालकर इफ यस इज दिस
इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। क्या वापस आप सिग्नल हासिल यानी इनवर्स फोरियर सीरीज अप्लाई करें तो वही सिग्नल आपको वापस मिलेगा कि नहीं? अगर तो ऐसा है तब इसका मतलब फोरियर सीरीज सही निकली है। तो कुछ नहीं, एक ही साहब थे, उन्होंने कहा कि यार फोरियर तेरी थ्योरी मैं फेल करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने कुछ टेस्ट सिग्नल्स दिए फोरियर को और कहा बेटा जरा इसका फोरियर सीरीज तो निकाल। दावा तो ये बहुत बड़ा है ना कि दुनिया का हर सिग्नल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से बना है। ये ले बेटा पीरियोडिक सिग्नल है, निकाल जरा इसका फोरियर। मर गए थे। तो 3 ऐसे केसेस दिए थे इन्होंने जिनका अभी मैं नाम लूंगा। तो खैर कन्वर्जेंस का मतलब है कि क्या ए के एग्जिस्ट करता है, और अगर ए के एग्जिस्ट करता है तो क्या उसके जरिए वही सिग्नल वापस हासिल किया जा सकता है। अगर यस तो इसका मतलब फोरियर सीरीज हमने सही निकाली है। तो फोरियर ने उसके लिए कहा था कि यार अगर सिग्नल की जो एनर्जी है, ये देखो एनर्जी का फार्मूला है, एनर्जी का नहीं पावर का फार्मूला है, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल के लिए तो पी फॉर पीरियोडिक, पी फॉर पावर। तो फोरियर ने कहा था कि अगर तो सिग्नल पीरियोडिक है और उसकी पावर फाइनाइट आ जाती है यानी एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है तो सिग्नल का लाजमी फोरियर सीरीज निकलेगा, वरना नहीं। तो एक कंडीशन से काम चला नहीं। वो मोहल्ले की खालाएं जो होती है ना, वो उसी तरह की खाला ने कहा कि बेटा ये देख जरा इसका फोरियर निकाल के देखा। पीरियोडिक सिग्नल है तो उसकी एनर्जी, उसकी पावर जो है वो फाइनाइट तो आएगी, लेकिन जरा निकाल तो मेरे सामने इसका फोरियर सीरीज। तो फोरियर को हार माननी पड़ी थी। तो फिर बहरहाल कर्टेसी होती है मैथमेटिशियंस में। उन्होंने कहा कि ये इन साहब के नाम पर, जिनके नाम अभी आने वाला है अगले पेजेस पर, तो फोरियर ने कहा था कि यार बेहतर है कि अगर आप फोरियर सीरीज निकालने जा रहे हैं तो पहले ये टेस्ट अप्लाई कर लें। वाकई ये हकीकत है कि हर सिग्नल का फोरियर सीरीज नहीं निकलता। तो इन्होंने तो ये कहा था कि अगर ये फाइनाइट आ जाए, लेस देन इन्फिनिटी आ जाए तो फोरियर सीरीज निकलेगा, गारंटीड होता है कि फोरियर सीरीज निकलेगा। लेकिन वो मौसूफ ने जो अर्ज किया था ना, तो उसके मुताबिक फोरियर ने कहा कि जरा निकाल लेना यार, पहले ये टेस्ट कर लेना। ये काम की बात नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये थे वो मौसूफ ड्रिशलेट साहब ने फोरियर के सामने एक एक करके 3 केसेस रखे और कहा बेटा जरा इसका फोरियर सीरीज निकाल के दिखा दे मुझे। आइए देखते हैं क्या पहली कंडीशन उन्होंने कही। अल्टरनेट है कंडीशंस फॉर फोरियर सीरीज निकालने के लिए। पहली कंडीशन इन मौसूफ ने, इन मोहतरम ने कहा था कि भाई साहब एक्स ऑफ टी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर 1 पीरियड। कंडीशन ये है कि सिग्नल जो है वो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल तो हो एक पीरियड के लिए। तो फोरियर ने फौरन, वापस देखिए मैं पिछले पेजेस पर जा रहा हूँ, फोरियर ने कहा बेटा मैंने भी तो यही बात कही थी, ये क्या एक टाइम पीरियड नहीं है? एक टाइम पीरियड के लिए लेस देन इन्फिनिटी का मतलब एब्सोल्यूट, ये रहा एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं है, सिर्फ स्क्वायर का फर्क था। स्क्वायर, अगर यार स्क्वायर के साथ कोई चीज इंटीग्रेबल यानी लेस देन इन्फिनिटी आती है तो बगैर स्क्वायर के तो और छोटी वैल्यू आएगी ना। खैर, तो इन मौसूफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी इन्होंने स्क्वायर हटा दिया था। शैतानी देखो, स्क्वायर वहां से हटा दिया था, यानी इन्होंने कहा था ये कि एक टाइम पीरियड के लिए सिग्नल जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो बहरहाल इसका जवाब तो फोरियर ने दे दिया था, लेकिन इन्होंने मौसूफ ने एक टेस्ट केस रखा फोरियर के सामने। कहा बच्चा जी जरा इसका तो फोरियर निकाल के दिखाओ। एग्जाम्पल के तौर पर वो ये सिग्नल लेकर आए। इन्होंने कहा 1/t 0 से लेकर 1 तक, और उसके बाद पीरियोडिक है, रिपीट करता है। फोरियर साहब ने इस सवाल को देखते ही अपने यकीनन सर को जाना शुरू कर दिया होगा। कैसे? इसको आप प्लॉट कर, इसको आप विजुअलाइज कर रहे हैं क्या चीज़ है? नहीं कर रहे हैं। 0 जरा पुट करो यहाँ पर। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, और लेकिन ये पीरियोडिक है, यानी 0 से लेकर 1 तक। तो 0 पर तो ये इन्फिनिटी होगा, और 1 पर आते आते इसकी वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगी। तो ये जब इसको प्लॉट किया फोरियर ने, तो फौरन अपने जहन में इसने प्लॉट किया होगा कि यार ये है देखिए, और 0 पर इसकी वैल्यू, ये वैल्यू इन्फिनिटी से उतर रही है नीचे, और 1 तक आते आते इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सिग्नल पीरियोडिक है। इसको अगर आप एब्सोल्यूट यानी स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे लेस देन इन्फिनिटी आ जाता है, लेकिन जब इस डिरिचलेट कंडीशन से निकालेंगे तो ये एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला है। आप समझ रहे हैं इसको? दिस इज एरिया अंडर द कर्व एक्स ऑफ टी एक साइकिल में। ये जो एरिया, मैं निशान लगाऊं अगर, ये जो फार्मूला है ये इसका एरिया अंडर द कर्व है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ।
एक साइकिल का एरिया अंडर द कर्व, ये फाइनाइट आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये 0 पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ 0 पुट कीजिए, इफ यू पुट इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये तो इन्फिनिटी से ही स्टार्ट हो रहा है और 1 तक आ रहा है। इसका मतलब है इसका एरिया अंडर द कर्व जब निकालेंगे ये विल बी एब्सोल्युटली कैन नॉट बी इक्वल टू फाइनाइटम वैल्यू। ये जो एरिया जो मैंने शेड किया है एक टाइम पीरियड के लिए, ये किसी भी तरह इन्फिनिटी से लेस हो ही नहीं सकता। तो ये देखो डिरिचलेट कितना शैतान था, इसने ये सिग्नल फौरन पेश किया कि बेटा है तो ये भी पीरियोडिक सिग्नल, निकाल तो जरा इसका फोरियर सीरीज एक टाइम पीरियड के लिए। नहीं निकाल सकते। तो ये कंडीशन माननी पड़ी फोरियर को कि सिग्नल एक टाइम पीरियड के लिए एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जब ये मनवा ली, अब शैतान तो था ये डिरिचलेट, शैतान से बड़ा चुलबुला तो था, इसने कहा बेटा एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। डिरिचलेट ने दूसरी कंडीशन रखी, उसने कहा कि अच्छा जरा ये सिग्नल का तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के दिखाओ, कंडीशन बाद में देखते हैं। ये उसने कहा है तो पीरियोडिक सिग्नल, ये सिग्नल ये फंक्शन दिया, यानी ये लिख के दिया कि साइन 2π/t 0 से लेकर 1 तक, और उसके बाद रिपीट। यकीनन मैं तो तसव्वुर में देख रहा हूँ फोरियर ने इस सवाल को देखकर उसका दिल चाहा होगा कि डिरिचलेट को गोली मार दे, लेकिन बहरहाल कर्टेसी कि उसने कहा यार डिरिचलेट बात तो तू सही कर रहा है, उस्ताद बात तो तू सही करे। इसमें देखो ना 0 पुट करेंगे तो साइन 0 यहाँ नीचे पुट करती इन्फिनिटी, साइन ऑफ इन्फिनिटी डिफाइंड ही नहीं है आज तक, इन्फिनिटी का साइन पता ही नहीं। तो इस जब 0 पर हम देखिए 0 पर प्लॉट करने जाएंगे तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, ये दूर दूर तक यहाँ सिग्नल की फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जब फाइनाइट होती है तब जाकर ये सिग्नल, और 1 पर जाकर ये सिग्नल एक साइकिल कंप्लीट करता है और फिर ये दोबारा रिपीट, ये पूरा रिपीट उसी तरह। तो फोरियर का हाल आप सोच सकते हैं इस वक्त क्या हुआ होगा इस सिग्नल को देखने के बाद। बहरहाल उसने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ यार ये तो कंडीशन। अब जरा ऊपर जाके पढ़ते हैं, इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल एक्स ऑफ टी हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये उसने दूसरी कंडीशन बताई मिस्टर डिरिचलेट ने फोरियर को कि यार जो भी सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल हो, अगर उसमें मैक्सिमा और मिनिमा यानी मैक्सिमम वैल्यूज इनकी बात कर रहे हैं, इन पीक्स, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसी तरह ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, मिनिमम वैल्यूज है। ये मैक्सिमा और मिनिमा की तादाद अगर फाइनाइट हो तब फोरियर सीरीज निकलेगा, तब तुम्हारा फार्मूला चलेगा, वरना नहीं। तो ये मोहल्ले की खाला जो डिरिचलेट थी, इन्होंने कहा कि अगर इनकी तादाद, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतने सारे मिनिमा और मैक्सिमा होंगे क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है ना सिग्नल। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इन पहले यहाँ वैल्यूज जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, फिर ये डिस्टेंस और कम हुआ, फिर ये देखिए डिस्टेंस और कम हुआ और कम हुआ। इसका मतलब है जैसे जैसे यू शैल अप्रोच टू 0, जैसे जैसे आप यहाँ इस तरफ आएंगे, अप्रोच टू 0 करेंगे, इनकी तादाद इसी तरफ, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। ओके, तो फोरियर ने बहरहाल अपनी उंगलियां काटी होंगी दोनों हाथों की दांतों से, और फिर उसने माना कि हाँ ये कंडीशन भी बिल्कुल सही है, यानी मैक्सिमा और मिनिमा की तादाद भी फाइनाइट होनी चाहिए, मान ली। फिर जनाब उन्होंने मुस्कुराते हुए तीसरी कंडीशन रखी, शैतान तो शैतान होता है। तीसरी कंडीशन रखी कि अभी भी बात नहीं चलेगी, अभी और भी मैंने कीड़े निकाले हैं तुम्हारे थ्योरी में। तीसरी कंडीशन ये है, इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल x of t has only a finite number of discontinuities। discontinuities वो होती हैं कि y एक्सेस पर जहां एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हों। यार 2:20 हो गया, हमारे क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो आज जल्दी से इसको कंप्लीट करके इसके बाद तुम्हारी कोई क्लास तो नहीं है, बस मैं ये एक पेज कंप्लीट कर लूँ। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज जरा तेजी से मैं खत्म करता हूँ। डिसकंटिन्यूटीज भी फाइनाइट होनी चाहिए। एग्जाम्पल दी उन्होंने ये कि यार ये 8 सेकंड तक का सिग्नल है ओनली, और उसके बाद ये सिग्नल देखो 16 पर जाकर फिर रिपीट हो रहा है, 8 के बाद फिर रिपीट हो रहा है, और ये सिग्नल ऐसा है जो 4 के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड आधा हो गया, फिर आधे टाइम पीरियड के बाद फिर मजीद हाफ हो गया। तो देखिए पहले था 1, फिर हाफ हो गया, फिर 1/4 हो गया, फिर 1/8, 1/16, और जैसे जैसे आप 8 के नज़दीक आते चले जाएंगे वैसे वैसे ये इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि देयर इज अ गैप, यानी अनडिफाइंड रीजन है।
खैर ये एक डिसकंटिन्यूटी है, ये एक डिसकंटिन्यूटी है, ये एक डिसकंटिन्यूटी, यानी यहाँ लिखते हैं ये एक डिसकंटिन्यूटी है, दो वैल्यूज हैं सेम पॉइंट पर, ये एक डिसकंटिन्यूटी है। तो एक फाइनाइट टाइम पीरियड में इफ दीज नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर फाइनाइट देन फोरियर सीरीज निकलेगा। रीजन क्या है, क्या एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए अलग लिमिट्स अप्लाई करेंगे, इसके लिए अलग लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो डिफाइंड ही नहीं है। तो डिरिचलेट की ये तीनों कंडीशंस फोरियर ने मान ली थी और कहा था कि यार किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का अगर आप फोरियर सीरीज निकालने जा रहे हो तो ये तीन कंडीशंस, डिरिचलेट कंडीशंस चेक कर लीजिएगा। तो कर्टेसी उनकी अजमत है मिस्टर फोरियर की कि उन्होंने इस सिग्नल का मतलब अपने थ्योरी के साथ डिरिचलेट की कंडीशंस को रिकमेंड किया कि आप चेक कर लीजिए। लेकिन बिलीव मी कि मैं जब भी कोई सिग्नल दूंगा तो ऐसा सिग्नल ही दूंगा जिसका फोरियर सीरीज निकलता होगा। तो आपको ये अप्लाई करने की बहरहाल ज़रूरत नहीं। ये वाइवा का और इंटरव्यूज़ वगैरह के सवाल होते हैं। तो यहाँ तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। तो कोई सवाल हो तो सर हाजिर हैं, वरना आपकी अगर कोई क्लास है तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। लेकिन उससे पहले ज़रा आप मेरे सामने, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ही डाउनलोड करता हूँ अटेंडेंस, ये मैंने आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर दी और हमेशा की तरह दिखा दिया करता हूँ कि सबसे पहले देखो सर ने ज्वाइन किया था और उसके बाद जरी अब्बास आए थे, फिर एक दफ़ा बीच में गए और इसी तरह जिसका नाम इसमें एक दफ़ा भी आ गया है। ये नेट के इश्यूज होते हैं, जैसे मुनीब भाई बेचारे 2 दफ़ा डिस्कनेक्ट हुए नेट की वजह से, इसी तरह असद भी 1 दफ़ा डिस्कनेक्ट हुए हैं। एनीवे, जिसका नाम एक दफ़ा भी इसमें अपीयर हो जाए तो उनकी अटेंडेंस मेरी जिम्मेदारी होती है। तो ये वो लिस्ट है जो आप लोगों की अटेंडेंस की लिस्ट है, मैं इसको बिल्कुल इसी तरह। तो मेरी तरफ से इजाज़त है, अगर कोई सवाल है तो सर हाजिर हैं, वरना ये मैंने कर दी स्टॉप रिकॉर्डिंग।